A very good morning to all my dear students. I am Sweta, and we are starting with a very fresh new topic today: legal framework governing company secretaries. As you can see, legal framework governing company secretaries. What do you understand by the name of the topic, legal framework? So, what all we are going to talk about in this chapter? In this chapter, we are going to talk about introduction, about CS, associate and fellow company secretaries, registrar members, disciplinary mechanism, appeal to authority, UDIN and ACSIN, guidelines for PCS, and lesson roundup. So इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि एक CS के बारे में मतलब जितनी भी एक बेसिक जानकारी होती है कि एक CS कैसे बनते हैं, क्या क्या एक कंपनी सेक्रेटरी के सारी ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, ICS एक्ट में क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है CS के अगेंस्ट. वी आर टॉक अबाउट एवरीथिंग, right? And let me again remind you that whatever we are doing is from the study material. स्टडी मटेरियल का मतलब है कि हम कुछ किसी नोट्स में से नहीं कर रहे हैं कि हम शॉर्ट कर रहे हैं. वी गोना डू एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, राइट? चलिए. The need to have a profession of CS was felt in early 50s, where business environment has started changing that has necessitated the service of professional to bring corporate discipline. तो 50s में ही ज़रूरत पड़ गई थी कि एक ऐसा प्रोफेशनल होना चाहिए जो सिर्फ क्या देखे, लॉ देखे, लीगल फ्रेमवर्क देखे. अकाउंट्स को देखने के लिए कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो लॉ को देखने के लिए कौन होना चाहिए? सम प्रोफेशनल. The government set up advisory board on a non-statutory basis to help it in standardizing the basic qualification need for manning the position of company secretaries and to qualify examination. तो ये advisory committee बनाई गई जो ये देखेगी कि हमें कौन से प्रोफेशन चाहिए, वो प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन क्या हो. सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहलाया जाता है, उन्होंने एग्जामिनेशन लीड करा गवर्नमेंट डिप्लोमा GDCS मार्क करा बिगिनिंग ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, राइट? अब तो अभी हैव ICSI जो हमें सर्टिफिकेशन देता है. तो पहले क्या था? GDCS गवर्नमेंट डिप्लोमा फॉर कंपनी सेक्रेटरीशिप, right? In an organized manner. Later, in the wake of substantial increase in the number of candidates, GDCS, the Institute of Company Secretaries in India, was set up and registered as a company on 4th October 1968 under Section 25 of Companies Act 1956, that is non-profit. ठीक है, तो पहले जो आज आप कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ते हो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट, वो कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था? सेक्शन 25. तो उस हिसाब से नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक वो कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुआ और कंपनीज एक्ट 1968 बना जिसका रजिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली में था. तो वर्किंग रिलेटेड टू CS एग्जामिनेशन ऑल द मैटर्स वर टेकन इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1969. 1980 ये बिल पार्लियामेंट में गया और फिर ये बिल पास हुआ जो एक्ट अब हम पढ़ रहे हैं ICSI एक्ट 1980, राइट? तो अगर हम जाने तो सबसे पहले ये 50s में आया, ठीक है. फिर GDCS की तरह था, गवर्नमेंट डिप्लोमा कंपनी सेक्रेटरी. फिर ये 1969 में इफेक्चुएट हुआ गवर्नमेंट बिल द्वारा. 1980 में पास हुआ और क्या बना? ICSI एक्ट 1980. While moving company secretaries bill 1980 for consideration by Lok Sabha on 16 June 1980, then the Ministry of Law, the Department of Company Affairs and Company Affairs, Shri P. Shiv Shankar had said an essential ingredient for healthy growth of corporate sector is very important. जब तक एक corporate sector में एक प्रोफेशनल नहीं होगा तब तक corporate sector में growth नहीं आएगी, ठीक है. The government attaches special importance to the development of professional management and government को ये महसूस हो गया कि अगर कॉर्पोरेट को बढ़ाना है, देखो अब किसी भी जगह की ग्रोथ कैसे होती है? डिसिप्लिन से होती है, उसके कानून को फॉलो करते हुए होती है. तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए कॉर्पोरेट में, देन यू नीड टू हैव अ प्रोफेशन. The profession of company secretaries has an important role
to plain introduction professionalism. हालांकि 1980 से लेकर 2013 तक कंपनी सेक्रेटरीज की कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस में लाइमलाइट नहीं थी, ठीक है, मेन इम्पोर्टेंस नहीं थी, एक लाइमलाइट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी. But after Companies Act 2013, the importance of company secretaries have really grown tremendously. Company secretary professionals are recognized as KMP now under Companies Act 2013, where they are entrusted with senior level positions in management and are intrinsic part of board of corporate entity. Since past 5 decades, professionals have witnessed a substantial growth in their career. अच्छा एक बात है कि अगर जब भी प्रोफेशन बना था तो हमारा काम क्या होता था, क्लरिकल लॉ को फॉलो कराना. तो ये काम ना लॉयर्स भी कर लेते थे, सीए भी कर लेते थे, कोई भी स्टाफ कर लेता था. फॉर्म भरना है, इधर उधर जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं तो कोई भी कर लेता था. क्योंकि कोई भी प्रोफेशन जब स्टार्ट होता है वो इतना बड़ी प्रोफेशन हो नहीं पाता, तो समय लगा. लेकिन अब लॉ ने हमें खुद इतनी पावर्स दी हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारा काम कोई और नहीं कर सकता. हमारी एक अलग डेजिग्नेशन है, एक अलग पोजीशन है, एक अलग पहचान है कंपनीज में, ठीक है ना. और जैसे बहुत बार ये बोला जाता है कि it's not about clerical work that we do the filing work, but at the same time we are the backbone of the growth of company. अब आप कहोगे इतनी बार ये हम भी पढ़ते हैं, हाँ, बैकबोन ऑफ कंपनी, ग्रोथ ऑफ कंपनी, हम तो नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हमारा नाम आ जाता है, बट हाउ इट अफेक्ट्स. देखिए, आप अगर किसी भी देश में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेस देश है. मतलब किसी देश में जाते हैं जो बहुत साफ सफाई लगे, आपको बहुत डिसिप्लिन लगे, या चलो देश को छोड़ो, आप किसी घर में जाते हो, किसी के घर जाते हो और आपको लगता है वाह यहाँ तो बड़ा साफ सफाई हुई है, यहाँ तो लोग बड़े डिसिप्लिन से खाना खाते हैं. यू अंडरस्टैंड. हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता. हमारे घर में तो हम बिल्कुल भी मम्मी की बात नहीं सुनते. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द अदर पर्सन्स हाउस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. द रीजन इज दैट दे फॉलो डिसिप्लिन, दे फॉलो रूल्स, राइट. सो इन दैट केस इसलिए बोला जा रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी में, अब देखो, अगर रूल लॉ फॉलो ना हो कंपनी में तो क्या होगा, फ्रॉड होंगे, और जितने ज़्यादा फ्रॉड होंगे उतना क्या होगा, कंपनी से भरोसा हटेगा. और एक समय ऐसा आ सकता है जब कोई भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड ना हो. और अगर ऐसा हो गया तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, कैसे कंपनीज काम करेंगी, कॉर्पोरेट फ्लरिश करेंगी, ये कॉन्सेप्ट ही मार्केट से चला जाएगा. क्योंकि जब पैसा लगाने वाले नहीं है तो फिर कंपनी कैसे चलेगी. सो ये तो बहुत एक्सट्रीम बात हो गई. कहोगे अच्छा, मतलब अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी. मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल डूब जाएगी, पर एट दी एंड ये सिचुएशन आ सकती है. अगर किसी घर में वहाँ का वॉचमैन नहीं है, वहाँ का मेन पर्सन नहीं है, तो चोरी होगी. चोरी इतनी होगी कि वहाँ पे कोई घर खरीदना ही बंद कर देगा. यू अंडरस्टैंड. तो डिसिप्लिन, कानून की प्रोटेक्शन, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है. Recognition of Company Secretary a fascinating journey. In 1887, Lord Justice Esher made the remarks of duties of CS while writing out judgment in the Court of Appeal in Barnet Horse versus South London Tramways Company. CS could not be assumed to have authority for anything. A secretary is a mere servant. His position is that he is to do what he is told. Earlier, it took 90 years for the judiciary to take a note of emergence of CS in the corporate world. The remarks made by celebrated Lord Denning in Panorama Development Furnishing Fabric Limited observed as under, time has changed. A CS is more important than a person who is just doing a clerical job, right? तो उस जजमेंट में आता है that company secretary regularly makes representation on behalf of company. They do all the day-to-day running activities. They make all the authority and discipline in a company. The above acknowledgement of the status of company secretary coming as it did from no less a person of the statue of his lordship was most definitely a defining moment announcing his arrival as an important cog in a wheel where corporation was concerned. The growth on his statue was in keeping with the greater and wider acceptance of corporate form of business.
सो यहाँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमें क्लरिकल वर्क से एक एज अ मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट सेक्टर माना, ठीक है। एंड मेन बात है कि बहुत बार ये चीज़ सुनी हुई है कि क्लरिकल वर्क, देयर इज नथिंग क्लरिकल वर्क। आई टेल यू, वन ऑफ माई कजिन, शी वाज company secretary in a company. I guess she was a company secretary in a private company. एंड देन उसने उसको प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कराया, क्योंकि इसका प्रोसेस तो हमें पता है। और आरओसी हर जगह फाइलिंग, इसकी इसकी स्टैम्प करना, इसकी कंप्लाइंसेस करना हमें याद है। उसने कन्वर्ट कराया और आईपीओ कराया एक कंपनी में। उस आईपीओ का कराने के बाद उस कंपनी का हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एक बिजनेस को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मनी। आईपीओ, उस कंपनी में इतना पैसा आया और उस कंपनी ने ओवर 500% का ग्रोथ करा। बिकॉज ऑफ हु? Because of company secretary, right? So that person who was called as a clerical person, clerical servant, has now moved the company's growth from this to this. How? Because of the attraction of money. So we have a very important role to play in securities market. We can only get IPO done. There's any other profession who can get IPO done? No. अगर आरओसी ये बोल दे कि हाँ आईपीओ तो सीए भी करा लेगा, सीएस की जरूरत नहीं, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं हो पाएगी। लेकिन आईपीओ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ सीएस ही करा सकता है, ड्यू टू विच द इम्पोर्टेंस ऑफ सीएस हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। Functions and duties of CS. The expectation from CS, as they are increasingly being referred to as a governance professional, now also extend to the areas of CSR, business responsibility and sustainability reporting, and ESG, employees, environmental social governance, all of which put together highlights the focus of sustainability where CS has infinite opportunities. Do you think sustainability is important? जिस हिसाब से आज की डेट में हम ओवर यूज़ कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज का, सो हम लोग सस्टेनेबिलिटी तो इंश्योर कर ही नहीं रहे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आज ठीक से यूज़ करिए ताकि फ्यूचर के लिए आप बचा सके। वो रिपोर्ट देनी पड़ती है हमें आरओसी को, हमें सीएसआर रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों में भी हमारा बहुत रोल है। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर मेंटेन रहेंगी कंपनी में, सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी, तो कंपनी की अल्टीमेटली क्या होगी? ग्रोथ। एंड कंपनी ग्रोथ करेंगी तो क्या ग्रो करेगा? नेशनल इकोनॉमी। क्या एक छोटी सी दुकान से कंट्री ग्रो करती है? नो। एक बड़ी बड़ी कंपनीज जब ग्रो करती हैं तभी कंट्रीज भी ग्रो करती है, इकोनॉमी भी ग्रो करती है। द कंपनी सेक्रेटरी एक इन हाउस लीगल एक्सपर्ट और कंप्लायंस ऑफिसर है, possessing expertise in corporate law, security law, capital market and corporate governance. The CS is chief advisor to the board of directors on the best practice in corporate governance, bearing responsibility for all regulatory compliances of a company, corporate planner and strategic manager. The role of CS may be understood by referring the below image. What is that image saying? That image is saying that company secretary helps in insolvency, corporate affairs, due diligence, treasury function. Treasury function मतलब treasure रखते हैं कंपनी का, तो it's like a custodian. CS is called as a custodian, so it has a treasury function. Global business, corporate compliance management, governance, HRM, foreign collaboration, CSR, compliances, strategic management. So इतने सारे role is performed by CS. तो आप लोग मैम सीएस की सैलरी तो 2-2 लाख रुपये होनी चाहिए पर मंथ मिनिमम होनी चाहिए। जिस कंपनी में डीडी, ट्रेजरी फंक्शन, ग्लोबल बिजनेस, इतनी सारी चीज़ें हैं तो वहाँ होती है अच्छी सैलरी, देयर इज नो डाउट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज नेचर ऑल्सो, साइज ऑल्सो, दैट व्हाट रेम्यूनरेशन यू विल गेट एज अ सीएस, ठीक है ना। बट एज अ सीएस कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस. According to Section 205 of Companies Act 2013, read with Rule 10 of Companies Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, the CS must perform the following functions and duties. तो CS को ये सारे functions duties करने चाहिए. पहला, बोर्ड को रिपोर्ट करना, इंश्योर करना कि कंपनी कंप्लाइज करे एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को,
कलेक्टिवली इंडिविजुअली गाइडेंस देना डायरेक्टर्स को, मीटिंग्स कन्वीन करना, रखवाना, मिनट्स एजेंडा प्रिपेयर करना, अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड मेक श्योर करना कि अगर किसी चीज़ के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए तो उस चीज़ को अप्रूव और प्रेजेंट कराने की ड्यूटी CS की है। रिप्रेजेंट बिफोर रेगुलेटर्स, NCLT जाना पड़े या आपको कहीं पे भी जाना पड़े ट्राइब्यूनल के सामने जहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, ROC के सामने, NCLT के सामने, तो आपको एज अ CS को ही बुलाया जाता है। बोर्ड को असिस्ट करना, असिस्ट और एडवाइस करना बोर्ड को, अपनी सारी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करना जो कानून में लिखी है, और ड्यूटीज़ करना जो बोर्ड ने दिया आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी ड्यूटीज़ एज CS आपको करनी है। अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, सीधा हम यही आंसर बढ़िया तरीके से लिख दें कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है। Maam Agrawal applicant versus Technology Frontiers India Private Limited respondent company NCLT में ये हुआ था चेन्नई ब्रांच में 2021। The company secretary can represent before various regulators and other authorities in connection with discharge of duties under Act. The NCLT, the Kasi Judicial Authority, which is a special tribunal, special court. In case CS of the respondent company had sent the notice to the applicant under Section 90, which is nominee director of the respondent company, along with a form to disclose the ultimate beneficial ownership of the shares held. However, applicant alleged that the company alone is empowered to apply to NCLT, the Companies Act, and CS has not taken approval from the board to file a present petition. The CS of the respondent company in his written submission stated that he has a locus standi as per board resolution passed for his appointment, which clearly declares that he can perform any duties as required under Companies Act 2013. तो यहाँ पे एप्लीकेंट कंपनी ने ये जवाब दिया कि हमें CS को अलग से इस चीज़ की पावर देने की ज़रूरत नहीं। कंपनी का 2013 ने ही पावर दी है CS को कि वो NCLT में आके रिप्रेजेंट कर सके कंपनी को। ठीक है, द यूसेज ऑफ द वर्ड्स कंपनी शैल गिव नोटिस अंडर सेक्शन 205 मेक्स इट एम्प्लाई क्लियरली दैट KMP आई हैव टू डू। तो KMP कुछ भी कर सकता है, KMP के पास ये ड्यूटीज़ है कि वो एज अ कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं NCLT में, राइट। तो इस केस में जो एप्लीकेंट थे, रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने पहले तो अपने बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये बता रहा है कि CS का क्या रोल है व्हेन द केस इज फाइल्ड इन पिटिशन इज फाइल्ड इन NCLT. A CS can represent his or her client. Okay. Further, as per Regulation 6 of SEBI LODR 2015, a listed company is required to appoint a qualified CS as a compliance officer. और compliance officer को क्या करना है? कन्फर्मिटी इंश्योर करनी है लिस्टेड एंटिटी में कि सारे, देखो जितने लॉज, सबसे कम लॉज OPC पे लग रहे हैं, स्मॉल कंपनी पे लग रहे हैं, फिर प्राइवेट कंपनी पे भी लॉ लगता है, बट इतना नहीं, पब्लिक कंपनी पे भी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉ किस पे लगता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। तो एक लिस्टेड कंपनी में जब एक CS हायर होता है एज पर SEBI LODR रेगुलेशन, दे हैव टू मेक श्योर कन्फर्मिटी विद रेगुलर प्रोविजन, coordination reporting of the board with the recognized stock exchange, right? Ensuring कि करेक्ट प्रोसीजर्स लिए जा रहे हैं कंपनी को, कंपनी ने लिस्टेड होकर करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है टू मेक श्योर दैट कंपनी चलती रहे। मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेसेस ऑफ ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई ग्रीवेंसेस आ रहे हैं CB कह रहा है उसको भी आप CS एड्रेस करके रिप्लाई करेगा, राइट। उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी एज अ सीनियर मैनेजमेंट। सो आप देख रहे हैं इस चैप्टर में हमारे सारा टॉपिक जो घूम रहा है वो किसके बारे में घूम रहा है? अबाउट CS, एसोसिएट मेंबर्स, फेलो मेंबर्स, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कौन कौन मतलब हु इज कंसिडर्ड टू बी इन प्रैक्टिस, रजिस्टर मेंबर्स, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, अपील टू अथॉरिटी, अगर CS को अपील करना हो तो ICSI एक्ट में हमारे मिसकंडक्ट के बारे में बताया जाता है। ये सारे क्लॉज हमारे ICSI एक्ट में, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सारे क्लॉजेस क्या बात कर रहे हैं। तो कोई भी क्लॉज एग्जाम में आ सकता है। अदर मिसकंडक्ट, सो इट्स अ बिग चैप्टर, ऑल्दो व्हाटएवर वी आर टॉकिंग इज वेरी सिंपल। एक्चुअली हमारे जो मिसकंडक्ट की हमें पनिशमेंट मिलती है वो Schedule 1 और Schedule 2 में मिलती है। तो Schedule 1 के क्लॉजेस, Schedule 2 के क्लॉजेस बहुत क्लियरली बताए गए हैं, ठीक है ना, तो वो हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली सिर्फ इंट्रो के बारे में बात करा है कि CS करता क्या है,
ठीक है. Company secretary to be part of senior management. The Regulation 16D of SEBI LODR 2015 provides that senior management shall mean the officer and personnel of the listed entity. So, is a company secretary senior management who are members of core management team excluding the board, and shall also comprise of all the members of the management one level below CEO and MD as or a whole-time director, and shall specifically include the functional heads by whatever name called as a CS and CFO. कह रहे हैं बोर्ड के नीचे, बोर्ड को छोड़ के जो भी नीचे होता है वो सीनियर मैनेजमेंट ही कहलाया जाता है. एंड CS, CFO are senior management of company. So कंपनी सेक्रेटरी दो टाइप से अपने अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. पहला है CS in employment, दूसरा है CS in practice. So what you can do after becoming a CS, you can do a job in a company. अब हम प्राइवेट में करें, अनलिस्टेड कंपनी में करें, पब्लिक में करें, लिस्टेड में करें, वो तुम्हारी मर्जी. लेकिन शुरुआत में अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कम लॉस होते हैं. आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज योर पोजीशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी. According to section 2 subsection 1 clause C of the Company Secretaries Act 1980, CS means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India. So if I say I am a CS, तो आप second question मुझसे पूछोगे what is your membership number? So I have to tell my membership number. So if you search me by this number, you will find out. You will find out my details. So ICSI Act 1980 states, register means register of members जो इंस्टीट्यूट ने मेंटेन करा जिसमें हमारा नाम है. ठीक है. Under Companies Act 2013, company has defined under section 2 section 24 as company secretary, or secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of ICSI Act. तो ICSI Act डिफाइन करता है CS को एज अ मेंबर जो रजिस्टर मेंबर के लिस्ट में आते हैं जो ICSI ने मेंटेन करे. और कंपनी क्या कहता है कि इस कंपनी सेक्रेटरी वो है जो ICSI एक्ट बोलता है. ठीक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 of Companies Act 2013 defines CS in practice means a company secretary who is deemed to be in practice under subsection 2 of section 2 of Company Secretaries Act 1980. राइट. तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में ये भी बताया गया कि PCS कौन है. PCS वो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 कंपनीज एक्ट डिफाइन KMP. KMP डेफिनेशन पढ़ते हैं. इसमें CEO आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, होल टाइम डायरेक्टर आ रहा है, CFO आ रहा है, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो डायरेक्टर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में और डायरेक्टर की पोजीशन के ही नीचे हैं वो भी KMP है, और सच अदर ऑफिसर जो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा. सो यू आर अंडर द डेफिनेशन ऑफ KMP. राइट. अब आते हैं एसोसिएट एंड फेलो मेंबर्स. जैसे I am associate member. I have become fellow member. I have to apply to CS Institute. I will soon be doing that. The member of institute shall be divided into two classes, associate and fellow members. Associate means associate member of the institute. As per section 5 of Company Secretaries Act, any member other than a person to whom the provision of subsection 4 apply shall on his name being entered in the register be deemed to have become associate as long as name remains to enter shall be entitled to use the letters ACS. So I can say that I am ACS. Why? Because I have been given membership number and my name is in register of members. According to Regulation 4 of Company Secretaries Regulation 1982 as amended by Company Secretaries Amendment Regulation 2020, no person shall be entitled to have his name entered in register as associate unless he. तो आप तब तक एसोसिएट मेंबर नहीं कहलाएंगे जब तक आपने सारे पेपर क्लियर नहीं कर लिए, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर लिया ICSI के अंडर, you have passed the qualifying examination, you have passed examination and completed training outside India if you are staying there, had registered himself as a student with ICSI on or before 31st December 1972 and has passed the final examination or professional program examination and had either possessed the practical training या तो वो चल रही है या हो चुकी है जो इंस्टीट्यूट द्वारा बताई गई है. आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स लंदन
आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, आपने एक ट्रेनिंग कर ली, एग्जाम क्वालिफाई कर ली लंदन में, क्योंकि यूके और इंडिया का टाई अप है विद रिस्पेक्ट टू आई इंस्टीट्यूट. तो हियर इट इज ICSI, देयर इट इज चार्टर्ड सेक्रेटरीज. फेलो मेंबर कौन होते हैं? As per Section 5 Company Secretaries Act 1980, a person being an associate who has been continuous as this company secretary for at least 5 years. So it's been more than 5 years for me to become a member of the institute. So I have to apply for FCS, and then I'll be given a designation of FCS, right? So you'll be in a continuous service of how many years? 5 years in a prescribed manner. आपको register member as a fellow member में register होना है. According to Regulation 4, Sub-Regulation 2 of the Company Secretaries Regulation 1982, as amended at Company Amendment Regulation 2020, no person shall be entitled to have his name entered in register member as a fellow unless वो fellow एक honorary fellow हो member बन चुका है, was admitted as a fellow under the earlier regulation, is an associate और continuously 5 साल से member है, is associated for a continuous period of not less than 5 years and possess the qualification जो council को लगती है, now you can become a fellow member. No associate member shall be admitted as a fellow member unless अगर उसने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट किया है तो वो फेलो मेंबर नहीं बन सकता. मिनिमम क्रेडिट आवर्स नहीं करें तो वो फेलो मेंबर नहीं बन सकता, राइट. फिर है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. जैसे हमने बात करा कि CS एम्प्लॉयमेंट भी में भी जा सकता है एंड प्रैक्टिस. So let's talk about practice now. ICSI Act 1982 बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसके पास है वो माना जाएगा प्रैक्टिसिंग CS. देखिए आज के चैप्टर में क्या है ना, हम सब CS के बारे में बात कर रहे हैं. तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लगे कि अरे ये हमें पता है, ये हमें पता है, बट स्टिल आई कांट से ना कि ये चीज़ें तो आप सबको पता है तो लेट्स जस्ट स्किप एंड मूव फर्दर. आई कांट डू दैट. इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड अप में भी ले रही हूँ और आपको स्ट्रेस आउट भी कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो एक CS को CS बनाती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में या PCS में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. देखिए आज हम यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे. डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म विच इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना. अपील टू अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज हम रजिस्टर ऑफ मेंबर PCS डीम टू बी इन प्रैक्टिस, रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तक करेंगे. तो प्रैक्टिस में आप कब माने जाएंगे, क्या प्रैक्टिस में है? एक मेंबर प्रैक्टिस में तब माना जाएगा जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है. वो प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन कर रहा है, उसका रिलेशन है प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन और बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज से. द सर्विसेज दे ऑफर लाइक unauthorized representative of company with respect to filing, registering of service, ठीक है. अगर आपको ये सारी सर्विस के लिए बोला जाता है शेयर ट्रांसफर एजेंट, इशू एजेंट, ब्रोकर, ऑडिटर, एडवाइजर्स, इशूइंग सर्टिफिकेट, होल्ड हिमसेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज जो एक PCS देता है, एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं देता, वो सारी सर्विस जो काउंसिल के ओपिनियन में PCS को करनी चाहिए, राइट. उसके बाद कह रहे हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर. Regulation 3 of Company Secretaries Regulation 1982 specified that institute shall maintain a register of member, जिसमें एक परफॉर्मा में ICSI अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें CS क्या पूरा नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, रेजिडेंशियल प्रोफेशनल एड्रेस होता है, मेंबरशिप नंबर होता है, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ईमेल ID, सारे डिटेल्स होते हैं. एंड उस रजिस्टर मेंबर में जब आपका नाम दर्ज है तो आप क्या कहलाए जाएंगे? CS, ठीक है. रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर मेंबर, तो नाम रिमूव भी हो सकता है कब? व्हेन द पर्सन इज डेड. एक रिक्वेस्ट आ जाए कि अब हम मेंबर नहीं बनना चाहते, आपने प्रिस्क्राइब फी एक समय तक पे नहीं करी है तो, या फिर कुछ ऐसा देखा गया है कि आपने कोई भी डिफॉल्ट करा है, देन यू विल बी सीज टू बी एंटाइटल्ड टू be a member of ICSI and your name will be removed from register of members, right. तो आपने कुछ भी ऐसा ऑब्सीन काम करा है, कुछ भी गलत काम करे हैं, तो कुछ भी डिसेबिलिटीज हैं जो सेक्शन 8 में दी गई हैं ICSI एक्ट में, तो काउंसिल आपका नाम रिमूव कर देगा. द काउंसिल शैल रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर मेंबर द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द CS पर्सन, द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, उनका नाम हटा दिया जाएगा, उनसे मेंबरशिप छीन ली जाएगी, ठीक है ना. तो ये भी चीज़ें होती हैं. तो हमने CS का मतलब किया जो आपको पता है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करी,
क्या पावर्स होती हैं, कैसे बना है, हिस्ट्री के बारे में बात करी, एम्प्लॉयमेंट वाला कौन होता है, पीसीएस कौन होता है, ये सारी बातें करी, केएमपी क्या होता है वो बातें करी, राइट। देखो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी करी है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने यहाँ तक करा है। तो हमने क्या क्या बातें करी हैं? We have done the intro, we have done associate fellow member, we have done register members. So first 3 topics are done. ठीक है, फिर हमारी ये 2 टॉपिक करेंगे हम परसों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड आज की क्लास हमने बहुत छोटी करी, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है। इट्स बीन लाइक मुझे एक डेकेड हो चुका है, आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस लॉन्ग टाइम। एंड यू विल से मैम हर क्लास में ऐसे बोलते तो ग्रह खराब चल रहे हैं मेरे थोड़े दिन से ना, क्या कर सकते हैं। बट एनीवे माय पॉइंट इज दैट we'll be doing this chapter slowly and steadily। देखिए जितने टॉपिक्स आज हमने करे हैं ना, इस चैप्टर में और इतनी सारी बातें जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। जो आज हमने करा है वो तो इतना कॉमन है, जो आप पढ़ के नहीं भी जाएंगे तब भी आप लिख डालेंगे, ठीक है ना। दैट मच नॉलेज यू हैव अबाउट द CS। बट नेक्स्ट क्लास जो हम करने वाले हैं ना, that is the main thrust of for studying, because that is something important which can come in exam। अब वो लोग सीधा वही कराते, फिर आज का क्यों कराया? कराना तो सब कुछ ही है ना, चाहे कुछ आए एग्जाम में या ना आए, हमें तो सब कुछ ही पढ़ के जाना है। उसमें से क्या आता है, दैट डिपेंड्स ऑन ICSI, right? So be with me in the next class। we'll be starting with the disciplinary mechanism। disciplinary mechanism होता है जो ICSI, जो आपको लगता है कि आप मेंबर बन गए बस कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर बहुत बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं बाय ICSI, बाय कंपनीज एक्ट 2013 also, right? So this we'll be studying in the next class, right students? Till then please study hard, stay safe, and you have my number, you can contact me whenever you want for resolving any doubt, right? So see you in the next session guys. Till then please study hard and stay safe, and be with me in the next class. We'll be starting with a very important topic, disciplinary mechanism. Thank you so much.